हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लासेस है, ये जो ब्लड से संबंधित जो भी क्लासेस जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, आज हमारा नेक्स्ट डे है। इस क्लास में जो ब्लड से संबंधित है चलेगा, तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग ने जाने थे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक प्रकार से लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और यह एक कोलाइडी मीडियम होता है ना। ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ये सब चीज हमने बात कर लिए थे। अब हम देखते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड के टाइप के आधार पर देखते हैं हम लोग, है ना। तो ब्लड के टाइप, ब्लड के प्रकार या रक्त के प्रकार, ठीक है, चलेगा। टाइप्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है ब्लड? दो प्रकार का। चलिए, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ब्लड होता है हमारे पास कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, एक होगा हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है, एक होगा हमारे पास प्लाज्मा और एक होगा हमारे पास रुधिर कणिका। रुधिर कणिका, ठीक है, रुधिर कणिका है। समझाया क्या? या इसको बोलते हैं ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स, है ना, कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। तो देखिएगा, हमारे पास ब्लड दो प्रकार के देखे हम लोगों ने। ब्लड में क्या क्या? तो एक तो हमारे पास क्या, एक प्लाज्मा। ब्लड में हमने क्या देखे? प्लाज्मा। और दूसरा क्या देखे हम लोग ने? एक रुधिर कणिका है। तो रुधिर कणिका के बारे में थोड़ा सा जान लो पहले, क्या क्या होता है इसमें। तो रुधिर कणिका में आपके पास आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटिलेट्स होगी, ठीक है, प्लेटिलेट्स, ठीक है। लाल रक्त कणिका है और श्वेत रक्त कणिका है और एक होती है एक प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो ये किसमें होगा? रुधिर कणिका में। अब देखिएगा, यहां पर जो ब्लड है, ब्लड में 55%, कितना परसेंट? एक बार देखिएगा, 55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती है? रुधिर कणिकाएं होती है, ठीक है। तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड में और 45% क्या होती है आपके पास? रुधिर कणिका। और रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती है? एक होगा आपके पास आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में समझते हैं पहले। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारे पास प्लाज्मा और एक होता है हमारे पास रुधिर कणिका है। तो हम देखते हैं प्लाज्मा में क्या चीजें हैं। प्लाज्मा, या इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है हमारे पास? 55% होता है ब्लड में, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्या होता है? एक प्रकार से हल्का, देखिए यहां लिखता हूं मैं, ये हल्का गाढ़ा, है ना, क्षारी द्रव होता है, ठीक है। क्या होता है? हल्का गाढ़ा क्षारी द्रव होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। क्या होता है? पानी या वाटर, ठीक है। 90 से 92% क्या होता है इसमें? पानी होता है या वाटर होता है। दूसरी चीज, 9 से, सॉरी, हाँ, 8 से 10% क्या होता है इसमें? देख लीजिएगा क्या क्या होता है इसमें। 8 से 10%, 8 से 10% क्या क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले इसमें
कार्बनिक कार्बनिक चीजें होगी, जो कार्बन से बनी होगी, कार्बनिक पदार्थ होंगे, कुछ अकार्बनिक होगा, ठीक है। कुछ क्या होगा, कार्बनिक होगा, अकार्बनिक होगा। कार्बनिक मतलब जो कार्बन से बना हुआ जो भी मटेरियल्स है। अकार्बनिक में समझ लो आप लवण ले लो, एक लवण, ठीक है, NaCl जो भी है। तीसरी चीज, इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन। मतलब आप समझिएगा, सबसे पहले प्लाज्मा जो ब्लड में खुद में होता है, ये ब्लड में इसकी जो रोटरी रहता है वो कितने का रहता है, रक्त में ये समथिंग इसका रहता है हमारे पास 55%, और जो हमारे पास रुधिर कणिका होती है उसमें 45%। तो ये अब इस प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है या वाटर होता है, और 8 से 10% हमारे पास क्या होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक और प्रोटीन। अब प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। पहली प्रोटीन, ठीक है, पहली प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। और या फिर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, दूसरी होती है ग्लोबुलिन। दूसरी कौन सी होती है, ग्लोबुलिन। और तीसरी होती है एल्बुमिन। क्या होती है, एल्बुमिन, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन कितनी है, 3 प्रकार से। एक हमारे पास एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के देखोगे, एक फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, और एक होता है एल्बुमिन। एक चीज देखो बेटा, समझो, ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना, इसको थक्का जमाने वाली प्रोटीन बोलते हैं। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, ये दो जो प्रोटीन है ना, इसको थक्का जमाने वाले बोलते हैं, है ना। थक्का जमाने वाली प्रोटीन, थक्का जमाने काम करती है। क्या काम है इसका, का कार्य है, ठीक है, ये थक्का जमानती है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये जो प्रोटीन है आपके पास कौन सी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड को थक्का जमान काम करती है, या इसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट है ये, है ना, या फिर कॉल सकते हैं कोगुलेंट है ना। स्कंदक प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, है ना, या इसको बोल सकते हैं आप लोग स्कंदक प्रोटीन, या फिर स्कंदक प्रोटीन, या बोलते हैं इसे कोगुलेंट प्रोटीन। कोगुलेंट प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब ये एक प्रकार से ब्लड में क्या करेगी, रक्त को थक्का जमाने का, मतलब थक्का जमाने का काम करेगी, ठीक है, चलेगा। या थक्का जमाने को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉटिंग करने का, है ना, क्लॉटिंग करने का काम, चलेगा। आगे देखिए, आगे अब ये एल्बुमिन, एल्बुमिन कहाँ होता है, मैक्सिमम बोलोगे तो ज्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है ये, तो ये जो है जनरली एग में देखने को मिलता है, अंडे में, है ना। ग्लोबुलिन जो होता है जनरली कहाँ देखने को मिलता है आपको, एग में या फिर मिल्क में, मिल्क या दूध में, है ना। दो ही जगह आपको मैक्सिमम मिलता है। और इसका जो काम होता है, इसका जो वर्क है, इसका काम समझ आ गया आपको, वर्क, कार्य, ठीक है। और इसका कार्य, ये वाली प्रोटीन का कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने का, या फिर पराशरण करने का बोल सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर पराशरण, है ना। पहली बात, खनिज संतुलन काम करेगा। क्या काम करेगा, खनिज संतुलन का काम करेगा, जो भी मिनरल्स है उसको बैलेंस करके रखता है। दूसरी चीज, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, पराशरण,
पराशरण, ऑस्मोरेगुलेशन, है ना। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ये पराशरण, पराशरण का मतलब क्या होता है कि जो भी आवश्यक चीज होती है उसको वो आने देगी और जो भी अनावश्यक चीज है उसको बाहर ही रख देगी, मतलब उसको अंदर आने नहीं देती है, उसको बोलते हैं पराशरण। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जनरली ये ज्यादातर कहाँ मिलती है, मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगी, प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलेगी, प्रचुर मात्रा में आपको कहाँ मिलेगी, ये एग में या मिल्क में। इसका कार्य देखोगे तो खनिज का संतुलन करता है, जितने भी मिनरल्स होता है कितना लाना है, कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, कितने की आवश्यकता है, ये सब किसमें रखता है बेटा, आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन इसका ध्यान रखता है, खनिज संतुलन का, मिनरल्स बैलेंस करने का, और पराशरण, पराशरण का भी काम करता है। अब आता है हमारे पास एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन में 3 प्रकार की कोशिका देखने को मिल जाएगी आपको। एक आपको, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको अगर नहीं दिख रही होगी, यहां से देखेगा एल्बुमिन, ये एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन में आपको 3 चीज देखने को मिलेगी, है ना। इसमें 3 प्रकार कोशिका देखने को मिलेगी, एक रहती है अल्फा, एक रहती है बीटा, और तीसरी कोशिका रहती है इसमें गामा, ठीक है। एक क्या रहेगी इसमें, अल्फा, दूसरी क्या रहेगी इसमें गामा, और तीसरी क्या रहेगी, सॉरी, बीटा और गामा, ठीक है, 3 कोशिका। तो ये जो 2 कोशिका होती है, ये जो 2 कोशिका होती है ना, ये जो 2 कोशिका होती है, ये क्या काम करती है बेटा, आप लोग को पता है, एक होती है गामा, एक होती है अल्फा, और एक होती है हमारे पास बीटा, ठीक है। चलेगा, तो हमारे पास कौन सी सेल है, एक अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो ये जो होता है ये प्रोटीन का परिवहन करेगी, कौन सी वाली, जो अल्फा है, बीटा है, ये प्रोटीन का परिवहन करेगा, और जो गामा है, ये जो गामा है ये नियंत्रण करता है। क्या करता है, ये नियंत्रण, है ना, या फिर बोल सकते हो एक प्रकार से ह्यूमिनिटी का काम करता है ना। ह्यूमिनिटी मतलब प्रतिरक्षा का, प्रतिरक्षा का, या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, आप लोग को एक चीज बता दूं, जब आपकी शरीर की इम्यूनिटी खत्म होने लग जाती है या एंड होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो आप रोगों से लड़ नहीं पाते। जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, है ना, विषाणु, या फिर प्रोटोजोआ, ये जितने भी हम लोग को बीमार कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडी पाई जाती है जो उन रोगों से लड़ती है ना। और यदि वही एंटीजन या एंटीबॉडी खत्म होने लग जाती है, ये कम होने लग जाती है, तो ये रोग हमको ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि हमारे को कभी कभी शुगर हो जाती है किसी को, तो क्या हो जाता है, उसकी जो एंटीबॉडी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। देखो आप लोग ने देखे होंगे, जब भी हम कोई चीज खाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज, एक तो वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारा चल जाता है, प्रोटोजोआ चल जाता है। क्यों? क्योंकि जब खाते हो धूल कण मिट्टी में क्या क्या चीज है, देखो फिर हमारा मुख से अंदर जाता है पेट में, मतलब बोलोगे तो हम बहुत सारा दूषित खाना भी खा लेते हैं। तो क्या होता है, इस कारण से हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीजन प्रवेश कर लेता है। एंटीजन मतलब जो बोलो रोग का कारण है, एंटीजन, ठीक है। तो उससे लड़ने के लिए हमको एंटीबॉडी काम आती है। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है, या एंटीजन एंटीबॉडी ऐसी चीज है जो कोई भी रोगों को खुद ही लड़ लेती है ना। और जिस दिन हमारी एंटीबॉडी मतलब नष्ट कम हो जाती है या प्रतिरक्षा कम हो जाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से क्या होने लग जाता है, बीमार होने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग पिल्स या मेडिसिन लेकर, कुछ दवाइयां लेकर, वो फिर से हम अपनी एंटीबॉडी बना लेते हैं और फिर से वो रोगों से लड़ने लग जाता है। तो जो एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी जो बना के रखती है, वो कौन सी सेल रखती है, गामा सेल। कौन सी सेल, गामा सेल। ये क्या बेटा, एल्बुमिन में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा जो होता है प्रोटीन का परिवहन करता है, जो भी प्रोटीन उसके लिए जरूरी है, इस प्रकार के जो प्रोटीन रहेगा। और जो बीटा, ये दोनों प्रोटीन का परिवहन करेगा, है ना। और जो गामा है ये प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का काम करेगा। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा का काम करेगा ना। तो ये भी 3 प्रकार से, अल्फा, बीटा और गामा। बात समझाइए। तो गामा जो है ये प्रतिरक्षा काम करेगा। तो आपको बात समझ आ गई होगी। जो ब्लड है ना, जो हमारे पास रक्त है, क्या है ये रक्त या ब्लड, इसमें 55% प्लाज्मा है। और हमारे पास क्या होता है, रुधिर कणिका होता है। क्या होता है, रुधिर कणिका।
रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं कितनी होती है हमारे पास? 3 प्रकार से देखने को मिलेगा आप लोग को, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है? 45%। ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी। तो प्लाज्मा में 90 से 92% पानी रहता है और 8 से 10% क्या रहता है? अदर चीजें रहती हैं। और अदर चीज में क्या रहता है? देख लो, अदर चीजों में क्या रहता है? कार्बनिक, अकार्बनिक है। कार्बनिक में जो भी कार्बन से बने हुए जो भी मटेरियल है वो रहेगा। अकार्बनिक में लवण ले लो या पानी ले लो, है ना। प्रोटीन, प्रोटीन में भी इसमें अलग अलग प्रोटीन देखने को मिलेगा। एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दूसरा होता है ग्लोबुलिन और तीसरा होता है एल्बुमिन। जो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये एक प्रकार से थक्का जमाने वाला प्रोटीन होता है ना, क्लोटिंग करने वाला प्रोटीन होता है जो ब्लड में क्लॉट करने का काम करता है। ठीक है, ये ब्लड में क्लॉट करने का काम करता है, स्कंदक प्रोटीन बोलते हैं या कोगुलेंट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करेगा? जितना भी खनिज को, हमको कितनी खनिज की जरूरत है ना, शरीर को किस चीज, कौन सी सेल को या कितने ऑर्गन्स को कितने प्रकार से खनिज की जरूरत है, वो जो खनिज का जो मतलब मेंटेनेंस करके रखेगा वो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ये पराशरण भी करेगा, कौन सा वाला चीज को अंदर आने देना चाहिए और कौन सी वाली चीज को नहीं आने देना चाहिए, ये सब क्या होता है बेटा? पराशरण, ऑस्मोरेगुलेशन। और इसमें जो प्रचुर मात्रा में कहां पाई जाती है? तो आप बोलोगे अंडे और मिल्क में। ठीक है, दूध में। आगे देखिए, तीसरी होती है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है इसमें 3 प्रकार के सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा और बीटा होता है ये प्रोटीन का परिवहन करता है। दूसरी चीज जो गामा होता है ये प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का कार्य करता है। तो आपको मेरी बात इतनी समझ आ गई होगी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोग से क्वेश्चन है कि सीरम किसे कहते हैं, है ना? सीरम, आप लोग ने जब भी कोरोना हुआ होगा तो उस समय में आपने कोरोना में जनरली सीरम का नाम तो सुना ही होगा, और जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनको भी सीरम के बारे में पता रहता है। ठीक है, ये सीरम क्या होता है समझ लीजिए, सीरम। ठीक है, चलिए, जब प्लाज्मा में, इधर देखिएगा, जब भी प्लाज्मा में, प्लाज्मा में से, है ना, प्लाज्मा में से हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं? देखो, ये प्लाज्मा में से, ये माइनस का मतलब है घटाना है, क्या क्या निकालना है। हम इसमें से सबसे पहले रुधिर कणिका निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे सबसे पहले? रुधिर कणिका, ब्लड कार्पस निकाल देंगे। रुधिर कणिका जब निकाल देंगे, कणिकाएं माइनस करेंगे। जैसे कि तुम्हारे पास क्या है? एक है आरबीसी, एक है तुम्हारे पास आरबीसी, दूसरी है हमारे पास डब्ल्यूबीसी और तीसरी है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, यदि हम तीनों चीज को, यदि किसमें से? प्लाज्मा में से, किसमें से? प्लाज्मा में से इसको निकाल रहे, पहली बात हम लोग एक तो रुधिर कणिका को निकाल देंगे और प्लस जो स्कंदक प्रोटीन होती है, ये कोगुलेंट जो प्रोटीन होती है, ये थक्का जमाने वाली, इसमें से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, है ना। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर देखने को यह है कि हमारे पास रुधिर कणिका है और मतलब बोल सकते हैं इसमें थक्का जमने वाली प्रोटीन, है ना, थक्का जमने वाली प्रोटीन। और थक्का जमने वाली प्रोटीन को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो थक्का जमने वाली प्रोटीन क्या है हमारे पास? एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन है और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ना। तो एक चीज समझिए, प्लाज्मा में से, है ना, प्लाज्मा में से रुधिर कणिका है और रुधिर कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
ये भी निकाल देते हैं। और थक्का जमने वाली प्रोटीन में, थक्का जमने वाली प्रोटीन में, थक्का जमने वाली प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन यदि निकाल देते तो बचता हमारे पास है सीरम। क्या बचेगा? हमको जो प्राप्त होगा वो होगा सीरम। क्या होगा? सीरम या सीरम। ठीक है, चलेगा। तो आपको मेरी बातें समझ आई होगी कि सीरम क्या होता है। तो सीरम क्या बोलोगे? जब भी प्लाज्मा में से रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और थक्का जमने वाली प्रोटीन, फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को जब बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तब उसमें से जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? ठीक है, सीरम किसे कहते हैं तो आप बता दोगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दिया हूं कि प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और जो तुम्हारे पास रुधिर कणिका होता है ये 45% होता है। 55% में प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और जो बचता है 8 से 10% वो क्या होता है हमारे पास अदर चीजें होता है, जैसे कि कुछ कार्बनिक चीजें है ना, ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर कार्बनिक चीजों में कुछ जो भी कार्बन से बनी हुई चीजें रहेगी जनरली, जो भी चीजें यूजफुल है, और अकार्बनिक में जैसे लवण, पानी हो गया। और इसमें रहता है प्रोटीन। प्रोटीन भी इसमें 3 प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। एक आपको फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन जो थक्का जमने वाला एंटी कोगुलेंट प्रोटीन होता है जो कि रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज एक होता है हमारे पास कौन सा, एल्बुमिन और एक होता है ग्लोबुलिन, है ना। ग्लोबुलिन जो होता है ये क्या काम करेगा? एक प्रकार से परासरण का काम करता है और खनिजों का या मिनरल्स का बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, जनरली अंडा में और दूध में जनरली आपको मिल जाती है ना। तीसरी चीज एक होता है आपके पास एल्बुमिन जो होता है ये कहां देखने को मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा हाँ, ये इसका काम क्या है? एल्बुमिन एक प्रकार से इसमें 3 प्रकार की सेल देखने को मिलती है आप लोग को, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा जो है प्रोटीन का परिवहन करता है और जो गामा होती है ये जो होता है ये प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी का वर्क करती है। तो आपको बात समझ आई होगी। अब उस प्लाज्मा में से यदि हम रुधिर कणिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और थक्का जमने वाली प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को यदि निकाल दिया जाता है तो बचता हमारे पास क्या है? सीरम। अब सर जी थक्का जमना क्यों जरूरी है? जो भी भगवान ने अगर कोई चीज बनाया है तो एग्जैक्ट बनाया है ना। थक्का जमना भी चाहिए और नहीं भी जमना चाहिए। थक्का यदि शरीर के अंदर जम गया तो आप बोल सकते हैं थ्रोम्बस हो जाता है। थ्रोम्बस बोले तो थक्का जमना है ना, एक प्रकार से क्लॉटिंग हो जाएगी तो नसें जाम हो जाएगी, नस जाम होगी तो जो ब्लड जब प्रेशर रहता है तो उसके प्रेशर के साथ यदि वो 120 के प्रेशर से यदि मारेगा तो वो नस क्या हो जाएगी? हट जाएगी, जिस कारण से इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। तो थक्का भी जमना चाहिए, थक्का नहीं भी जमना चाहिए। अब थक्का शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए लेकिन थक्का शरीर के बाहर जमना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे शरीर से कंटिन्यू ब्लड निकलते रहा तो हम वैसे भी डेथ हो जाएगी। तो शरीर के बाहर तो ब्लड थक्का जमना चाहिए लेकिन शरीर के अंदर थक्का नहीं जमना चाहिए। और इस चीज की जानकारी हम आगे देखेंगे कि कैसा होता है, किस कारण से थक्का जमता है और किस कारण से थक्का नहीं जमता है। तो आज आपको होपफुली आपको ये प्लाज्मा और सीरम के बारे में जानकारी मिली होगी। चलेगा, थैंक यू।